हेलो एवरीवन। मेरा नाम सूरज आनंद है और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये है गवर्नर जनरल और वाइस रॉय के बारे में। कहा जाता है कितने ही लोग आए और कितने ही लोग गए, लेकिन हम लोगों को इन सारी चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ने देना है। जो भी आए जो भी गए, हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर के लिए ध्यान देना है और चीज़ों को शॉर्ट ट्रिक में लेकर के आने में मैं जाना चाहता हूँ और इसी में बेस्ट हूँ। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल की आज की क्लास में मैं बातें करूँगा। इसके बाद इस टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएंगी। एक पीडीएफ के फॉर्म में चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ और वो यही दिखाएगा कि कितने ही लोग आए कितने ही लोग गए और उन लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो मेरे साथ इस वीडियो में पेन पेपर लेकर के बैठिएगा। और मुझे पता ही है कि ये भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है पहला कौन था, आखिरी कौन था, चौथा कौन था, पांचवा कौन था। इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं। इवन कितने ही उन्होंने लॉज वगैरह बनाए, कितने ही रूल वगैरह बनाए, कितने एक्ट वगैरह बनाए, इन सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो में दे रखी है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नोट करते जाना है, एक पेन पेपर लेकर के बैठना है और चीज़ों को लिखते जाना है। अगर लिखने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे ना भी लिखिए। चीज़ें सारी की सारी यहाँ पे दे रखी हैं और एक पीडीएफ के फॉर्म में सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बातें करूँ वॉरेन हेस्टिंग्स की, जो कि 1774 से लेकर के 1785 तक इनका टाइम फ्रेम रहा था। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चीज़ें किस हिसाब से आगे चलनी है एक सिस्टमैटिक फॉर्म में मैं लेकर के जाने की कोशिश करता ही हूँ हर वीडियो में, और उसी के लिए मैं जाना भी जाता हूँ। तो अब ज़रा देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वॉज इंट्रोड्यूस विच बॉट द ड्यूअल सिस्टम टू ऑफ बंगाल टू एन एंड। ठीक है, इसी के बाद ही वॉरेन हेस्टिंग्स के काम काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसमें टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद इतने काम किसी के भी नहीं हैं, कुछ कुछ के जब आएंगे मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूंगा। सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल बनाया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, स्टॉप मुगल पेंशन टू द शाह आलम टू, स्टॉप डायरकी इन बंगाल, न्यू संस्कृत स्कूल बाय द जोनाथन डेक्कन, मूव ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कोलकाता। फिर उसी के बाद ही इनका जो योगदान है वो फर्स्ट एंग्लो वॉर में देखा गया था, सेकंड मैसूर वॉर में देखा गया था, फर्स्ट रोहिला वॉर में भी देखा गया था, उसी के बाद सेकंड रोहिला वॉर में भी देखा गया था। इनकी एक मुख्य जो काम है या फिर एक मुख्य इनका जो वर्क है वो ये है कि इन्होंने इंग्लिश ट्रांसलेशन करा था भगवत गीता का। तो हमारे सामने पहले ये आए, दूसरे अब अगले आते हैं, वो आते हैं जॉन मैकपियर्सन। 1785 से लेकर के 86 तक इनका टाइम फ्रेम था, ज़्यादा लंबा नहीं था, तो इन्होंने काम भी ज़्यादा कुछ नहीं किया होगा। ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ द टेम्पोररी, मतलब उन्हें बस टेम्पोररी रखा गया था। इवन मैं ये भी जानता हूँ आप लोगों में से कितने ही लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अगर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ तो सारी की सारी चीज़ें बता कर ही जाऊँगा, इस बात की टेंशन आप बिल्कुल भी ना लीजिए। अगले थर्ड नंबर पे हमारे सामने लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे और उन्होंने क्या किया था। सबसे पहले तो टाइम फ्रेम की बातें करूं तो 86 से लेकर के 93 तक वो रहे थे। स्टैब्लिश्ड लोअर कोर्ट्स उन्होंने बनाया था। फिर उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार एंड बंगाल इन 1793 पर काम किया था। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द बंगाली लैंडलॉर्ड टू फिक्स रेवेन्यू टू बी रेज फ्रॉम द लैंड। थर्ड मैसूर वॉर में भी इनका योगदान देखा गया था। इन्होंने कॉर्नवालिस कोड को इंट्रोड्यूस किया था और इंट्रोडक्शन ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। उसी के बाद अगला देखते हैं, ही इंट्रोड्यूस पुलिस रिफॉर्म अकॉर्डिंग टू विच ईच डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू 400 स्क्वायर माइल्स एंड प्लेस्ड अंडर अ पुलिस सुपरिटेंडेंट। अगले जो हमारे पास उभर करके आते हैं फोर्थ नंबर पे, वो आते हैं जॉन शोरे। उनका जो टाइम फ्रेम था वो 1793 से लेकर के 1798 तक था। इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन पर काम किया था। बैटल ऑफ खरदा बिटवीन निज़ाम एंड मराठा में भी इनका योगदान था, जो लड़ाई लड़ी गई थी 1795 में। ये जितने भी डेट्स आ रहे हैं इनको लेकर के टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपको 2 से 3 बार देखिएगा तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चीज़ें याद रह जाएंगी। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, फिर उसी के बाद है क्लार्क के 98 में आए थे। ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ टेम्पोररी, उसके बाद इन्हें भी टेम्पोररी के ही पोस्ट पर रखा गया था। अभी तक हमारे पास 2 आए हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस, इनको याद रखना है। बाकी ये जो 2-3 आ रहे हैं या फिर इन फ्यूचर भी अगर आएंगे, इनको ज़्यादा ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं है।
उसी के बाद ही 5वें नंबर पे हमारे सामने लॉर्ड वेल्सलीस आए थे। और ये देखा क्या जाता है, पहले तो टाइम फ्रेम की मैं बातें करूं तो 1798 से लेकर के 1805 तक ये रहे थे। इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, अ सिस्टम टू कीप द इंडियन रूलर्स अंडर कंट्रोल एंड टू मेक द ब्रिटिश द सुप्रीम पावर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में इनका योगदान था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में इनका योगदान था। ही ओपनड कॉलेजेस टू ट्रेन कंपनीज सर्वेंट इन कोलकाता। ही ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो ये ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे मैंने स्टार लगा दिया है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सिविल सर्विस के फादर इन्हें ही कहा जाता है। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज एट कोलकाता में निर्माण करवाया। फॉर्मेशन ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी इन 1801 में। उसी के बाद छठे नंबर पे हमारे सामने लॉर्ड कर्नलविस फिर से आते हैं और 1805 में इन्हें टेम्पररी रखा जाता है। इसी के बाद अगले नंबर में 7वें नंबर पे हमारे सामने जॉर्ज बर्डलॉव आते हैं और सिपॉय मुनिटरी एट वेलोर इन विच द इंडियन सोल्जर्स किल्ड मैनी ब्रिटिश या फिर इंग्लिश ऑफिशियल्स। अगले नंबर पे हमारे सामने 8 नंबर पे लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आते हैं और उनके टाइम फ्रेम की बातें करूं तो 1807 से लेकर के 1813 इन्होंने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पास करा। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 विथ रंजीत सिंह पर काम करा था। इसी के बाद अगले नंबर पे हमारे सामने 9th नंबर पर आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से लेकर के 1823 तक आते हैं। एंडेड द पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरवेंशन विच वॉज फॉलोड बाय द सर जॉन शोरे। आप लोगों को अभी जस्ट मैंने बताया था, उस पॉलिसी को इन्होंने एंड करा और इनका योगदान थर्ड मराठा वॉर में भी देखा गया। ट्रीटी ऑफ संगोली विथ नेपाल 1816 में भी हुआ था। क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1818 में। इसी के बाद ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे सामने अगले 10th नंबर पर आते हैं लॉर्ड एडम। 1823 में ही वो आते हैं, सिर्फ 1 साल के लिए आते हैं। और ये जितने भी 1 साल 2 साल वाले हैं वो टेम्पररी बेसिस पे ही आते हैं, लेकिन काम उन्होंने ऐसा किया है कि हमें बस उनका नाम ही याद रखना पड़ता है। लाइसेंसी रेगुलेशन पर उन्होंने काम करा। फिर 11th नंबर पे हमारे सामने लॉर्ड एमरेस्ट आते हैं, जो कि 1823 से लेकर के 1828 तक वो रहते हैं। फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर में उनका योगदान था। ट्रीटी ऑफ यंदुबो और फिर उसके बाद मुंट्री ऑफ द बैरोकपुर यानी कि 1824 में ये सारी चीज़ें हुई थी। अगले नंबर पे हमारे सामने लॉर्ड बेले आते हैं, जो कि 1822 पे ही आते हैं। ये भी टेम्पररी ही आते हैं, तो हमें टेम्पररी याद रखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ उसे 1-2 बार अगर पढ़ लीजिएगा तो चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से लेकर के 35 तक वो रहते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज नोन एज द लिबरल गवर्नर जनरल। ज़रा ध्यान दीजिएगा, लिबरल शब्द दिया गया है इनके नाम पर, तो अगर लिबरल का मतलब है फ्रीडम तो इसे इन्हें फर्स्ट लिबरल गवर्नर जनरल कहते हैं। उसके बाद ही बंगाल में सती रेगुलेशन का निर्माण करवाया था, शुरुआत करवाई थी। चार्टर एक्ट 1833, सेंट हेलेना एक्ट, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, इन सारी चीज़ों में इन्होंने अपना योगदान दिया था। 13 नंबर पे हमारे सामने आते हैं सर चार्ल्स मेटकैफ। 1835 से लेकर के 36 तक इनका टाइम फ्रेम था और उन्होंने 1823 में, जो कि लाइसेंसी रेगुलेशन को बंद कर दिया गया था, और वो लाइसेंसी रेगुलेशन हमारे सामने अभी जस्ट हमने देखा लॉर्ड एडम के द्वारा दिया गया था। उन्हें भी टेम्पररी ही रखते हैं, तो जितने भी आते हैं टेम्पररी उन्हें याद रखने की ज़रूरत तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। 14 नंबर पे हमारे सामने आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। 36 से लेकर के 42 इनका टाइम फ्रेम रहता है। फर्स्ट अफगान वॉर एंड फाउट इन हिज रीजन। 15 नंबर पे हमारे सामने लॉर्ड एलेनबर्ग आते हैं, जो कि 1842 से लेकर के 44 तक रहते हैं। सक्सेसफुली कंप्लीटेड अफगान वॉर एंड एनेक्सेड सिंध प्रोविजन फॉर द ब्रिटिश इन 1843। बिकम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू रिकॉल फॉर डिफाइनिंग द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट्स डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। वॉर विथ ग्वालियर 1843 में। 16 नंबर पे हम देखते हैं लॉर्ड विलफोर्स आते हैं, और ये भी टेम्पररी आते हैं 1844 तक ही। इसके बाद ही हमारे सामने 17 नंबर पर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग, और उन्होंने, पहले तो उनकी टाइमलाइन की बातें करूं तो 1844 से लेकर के 48 तक वो रहते हैं। उनका जो योगदान देखा गया था ट्रीटी ऑफ लाहौर में देखा गया था, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, सेकेंड
एंग्लो सिख वॉर में उनका योगदान रहा था। अब हमारे सामने 18 नंबर पे इंपॉर्टेंट आते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर के 56 तक वो रहे थे। और वो क्यों इंपॉर्टेंट थे? क्योंकि उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को स्टार्ट करने की शुरुआत करी, और ये वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जिसमें झांसी की रानी का भी योगदान देखा गया था। उन्होंने क्या करा, विडो रीमैरिज पास एक बिल कर दिया था। फिर उसी के बाद ही सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर, फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टिंग बॉम्बे एंड थाने, फर्स्ट टेलीग्राम लाइन एंड लेड बिटवीन डायमंड हार्बर टू कोलकाता, पोस्ट ऑफिस एक्ट उन्होंने ना 1854 का किया, एस्टेब्लिश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, और उन्हीं सारी चीज़ों में उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में भी बनाया था। और वो ही जो कॉलेज है आईआईटी रुड़की, हमारे सामने पहला इंजीनियरिंग कॉलेज होता है। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ही मेड शिमला द समर कैपिटल। अगले की ओर मैं बातें करूं आप लोगों के साथ में, तो हमारे सामने 18th हमने देखा, तो अब ये आते हैं 19 नंबर पे हमारे सामने लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग की एक योगदान सबसे बड़ी ये है कि वो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहलाते थे। और उनका जो टाइम फ्रेम था वो 1856 से लेकर के 62 था। टाइमलाइन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1856 से लेकर के 62, इस बीच ही हमारे पास जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो हुआ करती थी। और उसी के बाद ही जो गवर्नर जनरल जो पोस्ट है उसको हटा करके वॉइस रॉय कर दिया गया था। तो हमारे सामने फर्स्ट वॉइस रॉय पर कभी भी अगर सवाल आता है तो लॉर्ड कैनिंग का ही नाम लिखिएगा। इन्हीं के बाद ही अभी जस्ट मैंने बताया 1857 का रिवोल्ट, विडो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट पास करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। अगले जो हम देखते हैं 20th नंबर पे हमारे सामने लॉर्ड इल्गिन आते हैं, और वो 1862 से लेकर के 1863 तक रहते हैं। वहाबी मूवमेंट ऑकर ड्यूरिंग दिस टेन्योर एंड गेट सप्रेस्ड। इसी के बाद ही हमारे सामने 21, 22, 23 जो इम्पोर्टेंट तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि वो आए गए टाइप्स हैं, वो आते हैं टेम्पररी, उन्हें रखा जाता है। इस बीच अगर कोई अगर समझदार व्यक्ति की अगर नियुक्ति हो जाती है तो इन्हें हटा करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की हम शुरुआत देखते हैं। लॉर्ड लॉरेंस की बातें करी जाए तो 1864 से लेकर के 69 तक इनका योगदान रहा था। भूटान वॉर में इनका योगदान देखा गया था। स्टेब्लिशमेंट ऑफ द शिमला एज द इंडियाज समर कैपिटल इन 1863 में किया था। ही क्रिएटेड इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ज़रा आईएफएस के जितने भी छात्र हैं, इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो भी अपना योगदान देना चाहते हैं, वो इनका नाम तो कभी भूलिएगा ही मत, क्योंकि हमेशा सवाल आते हैं और इन फ्यूचर भी आते रहेंगे। अगले देखा जाता है लॉर्ड मायो, जो कि 1869 से लेकर के 72 तक रहे थे। स्टार्टेड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब एक तरह से आप विघटन मान कर चलिए कि चीज़ों की समाप्ति या फिर डिक्लाइनेशन का जो टाइम होता है उस पर इन्होंने काम किया था। और चीज़ों अगर इकोनॉमिकली बातें करें तो चीज़ों को ख़त्म करने का, नष्ट करने की कोशिश इनके द्वारा की गई थी। इसी के बाद ही फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन ड्यूरिंग इन दिस टाइम। यानी कि एक चीज़ और ही इम्पॉर्टेंट है लॉर्ड मायो के बारे में, हमेशा आता है सेंसस पहली बार कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? लॉर्ड मायो के द्वारा हुआ करता था। उसी के साथ ही अगले देखते हैं हम सर जॉन स्ट्रैटसी, जो कि एक टेम्पररी पे आए थे। उसी के साथ ही नेपियर, वो भी टेम्पररी पे ही आए थे। टाइम लाइन पे ज़रा ध्यान देते जाइएगा। 1872 में हमारे पास 2 बार आए थे, और वो सभी टेम्पररी बेसिस पर आया करते थे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक की बातें करी जाए तो 1872 से लेकर के 76 तक इनका योगदान रहा था। ही विजिटेड प्रिंस ऑफ वेल्स इन 1875। उसी के साथ ही कूका मूवमेंट इन पंजाब ऑकर ड्यूरिंग हिज टेन्योर। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी कूका मूवमेंट पे या फिर किसी भी मूवमेंट पे सवाल आता है तो उसमें अगर आपका योगदान रहा, अगर आपको याद रहा कि गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय कौन हुआ करते थे, आप लोग अगर लिख दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों को एग्जामिनर के द्वारा देखने को मिलेगा। लॉर्ड लाइटन की बातें करी जाए तो 1876 से लेकर के 1880 तक वो रहे थे। इनके दौरान सेकेंड एंग्लो वॉर देखा गया था, और इंडियंस एक्ट की भी बातें करी जाती हैं इनके ही टाइम में। उसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास लॉर्ड रिपन के बारे में बातें होती हैं। और ये लॉर्ड रिपन वही हैं जिन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 की शुरुआत कराई थी। उन्हीं के बाद जो इल्बर्ट बिल है 1883 का, उसे पास करा था। और ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे जो भी सारी चीज़ें होती हैं, उनके पिता की बातें करी जाए, उनके फाउंडर की बातें करी जाए, या फिर उनके फादर की बातें करी जाए, तो लॉर्ड रिपन का नाम लिख करके आइएगा दोस्तों।
अगले की मैं बातें करूं तो ये भी हमारे लॉर्ड डुफरेन जो कि 1884 से लेकर के 1888 तक रहे थे। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनका योगदान था। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर में भी इनका योगदान देखा गया था। उसी के बाद ही लॉर्ड लैंसडोन जो कि 1888 से लेकर के 1894 तक रहे थे, इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया था इन 1892। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 इन्हीं के ही दौरान देखा गया था। ही अपॉइंटेड डूरन कमीशन टू डिफाइन अ लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। आप लोगों को पता ही होगा कि डोरन जो लाइन है वो अफगानिस्तान और इंडिया को बांटता है। तो इसके फादर की अगर बातें करूं तो सिर्फ और सिर्फ नाम से याद रखिएगा, अगर जो लैंड का डिवीजन कर रहा है, लैंड पे बातें कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ लैंड्सडोन ही हो जाएगा। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो लॉर्ड इल्गिन सेकेंड यानी लॉर्ड इल्गिन द्वितीय हमारे सामने उभर करके आते हैं। 1894 से लेकर के 1899 तक इनका काम देखा गया था। टू ब्रिटिश ऑफिशियली असैसिनेटेड बाय द चापेकर ब्रदर्स इन 1897 ड्यूरिंग हिज टेन्योर ही हुआ था। अगला हमारे सामने लॉर्ड कर्जन आता है जो कि 1899 से लेकर के 1905 तक आता है, और ये वही लॉर्ड कर्जन है जिसने बंगाल को डिवाइड करा था टू प्रोविंसेस में, पहला बंगाल और दूसरा ईस्ट बंगाल। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा लॉर्ड कर्जन के बारे में कि कैसे उन्होंने बंगाल का जो पार्टीशन है उसमें अपना योगदान दिया था। उसी के बाद स्वदेशी मूवमेंट की अगर मैं बातें करूं तो ये इन्हीं के ही दौरान चीज़ें हुई थी। उसी के बाद ज़रा ध्यान दीजिएगा लॉर्ड मिंटू जो कि मॉर्ले मिंटू रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा था, एक बहुत बड़ी कड़ी थी। उनके टाइम फ्रेम की बातें करते हैं तो 1905 से लेकर के 1910 तक ये देखा गया था। पॉपुलाइजेशन ऑफ द एंटी पार्टिसिपेशन पार्टीशन एंड द स्वदेशी मूवमेंट देखा गया। स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द एनुअल सेशन ऑफ द 1907 इन द सूरत ऑकर्ड। इसके बाद हमारे पास लॉर्ड हार्डिंग फिर से आते हैं, और उसके बाद देखिए King George V of England attended the Delhi Darbar in 1911. Partition of the Bengal was cancelled and the capital shifted to कोलकाता टू दिल्ली। उसी के बाद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका इन 1905। होम रूल मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द एनी बेसेंट, इन्हीं के टाइम पे ही हुआ था। अगले हमारे आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और इनके टाइम फ्रेम की बातें करी जाए तो 1916 से लेकर के 1921 तक इसकी बातें हुई थी। इन्होंने रॉल्ट एक्ट पास करा था 1919 का, और उसके बाद मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म उन्होंने पास करा था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी पास करा था। अब 1919 से हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है, जलियांवाला बाग। तो ये इन्हीं के ही दौरान हुआ करता था, और किन के दौरान हुआ करता था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही दौरान हुआ करता था। अगले हमारे आते हैं लॉर्ड रीडिंग जो कि 1921 से लेकर के 1926 तक रहे थे। सप्रेस्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी, अहमदाबाद सेशन ऑफ द आईएनएस हेल्ड इन 1921, रॉल्ट एक्ट वाज रिपील्ड। अगले हमारे सामने आते हैं लॉर्ड इरविन जो कि 1926 से लेकर के 1931 तक आते हैं। साइमन कमीशन विजिट इन इंडिया इन 1928, दांडी मार्च वाज हेल्ड इन 1930, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च इन 1930, और उसी के साथ ही गांधी इरविन पैक्ट भी हम देखते हैं वाज साइंड एंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1931। अगले की ही अगर मैं बातें करूं तो लॉर्ड विलिंगटन हमारे पास आते हैं जो कि कब से कब तक आते हैं? 1931 से लेकर के 1936 तक आते हैं। पूना पैक्ट यहां पर साइन हुआ था। सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारे सामने देखा गया था। कम्युनल अवॉर्डेड स्टार्ट बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड भी इसी दौरान हुआ था, और उसी के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी पास हो गया था। अगली मैं बातें करूं लॉर्ड लिनथिंगो के बारे में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्फोर्स इन द प्रोविंसेस क्रिप्स मिशन विजिटेड in India in 1942. Quit India movement was started in 1942. Second World War took place in 1939। उसी के साथ ही देखा क्या जाता है लॉर्ड वेवल आते हैं, और ये कब से कब तक आते हैं? 1943 से लेकर के 1947 तक आते हैं। इसी के बाद शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 25 जून 1945 बिटवीन मुस्लिम लीग एंड द INC वाज फेल्ड। Cabinet mission plan was launched in 1946 on December 9, 1946 first meeting of the Constituent Assembly was held। और अब हम बातें करते हैं हमारे आखिरी लास्ट गवर्नर और लास्ट वॉइस रॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया
ज़रा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे पहले हमारे सामने जितने भी वॉइस रॉय हुआ करते थे, जितने भी गवर्नर जनरल आया करते थे, वो हमारे पास फ्री इंडिया के नहीं थे, वो किसके थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया के हुआ करते थे। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की अगर मैं बातें करूं तो ये लास्ट वॉइस रॉय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया के अगर नाम से अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो लॉर्ड माउंटबेटन का ही नाम लीजिएगा। पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज डन ऑन 3 जून 1947. Indian Independent Act was passed on 4 July 1947 by the British Parliament. As per the act, India became independent on 15th August 1947. He was succeeded by the C. Gopalacharya, who was the last Governor General of Free India. इन्हीं सारी चीज़ों के साथ ज़रा एक बार और देखिएगा दोस्तों, किस हिसाब से चीज़ें आगे चली हैं, किस हिसाब से गवर्नर जनरल को हमने 20 या 25 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करी है। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हों। इवन इस पीडीएफ में, इस पीपीटी में आप लोग एक नोट बना करके लिखते जाइएगा, और यही एक एग्जाम्पल है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आप लोग यही हम मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, तो सर एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगा, नोट्स मेरे यही हैं और इसी हिसाब से मैं नोट्स को कीवर्ड्स के फॉर्म में लिखता हूं। कीवर्ड्स का मतलब ये है कि ज़रा ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी एक के बारे में बता देता हूं। जैसे कोई एक टॉपिक उठाया और उसके ही बारे में चीज़ें T1 से लेकर के T2, T2 से लेकर के T3 तक तोड़ करके मैं चीज़ों को ख़त्म करता हूँ। तो नोट्स फॉर्मेशन की भी अगर मैं बातें करूँ तो इसी हिसाब से आप भी रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देख करके, यूट्यूब पर वीडियो है, इसे बार बार देख करके चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी पढ़ाई पे। और देखिएगा नोट्स वगैरह आप लोगों का एक वैल्यूएबल नोट्स जिसे कहते हैं वो उभर करके आएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, कौन कौन से गवर्नर जनरल कब आए और उनका क्या योगदान रहा था हमारे भारत में, हमारे ब्रिटिश इंडिया में। उसके बाद भी मैंने बातें करी फ्री इंडिया के बारे में, कौन लास्ट वॉइस रॉय हुआ करता था, कौन फर्स्ट वॉइस रॉय हुआ करता था। इंडियन की बातें करूँ तो सी गोपालाचार्य भी हुआ करते थे, इनकी भी बारे में जिक्र दी हुई है। तो चीज़ें देखिए कितनी ही आसानी से, कितने ही एक सिस्टमेटिक फॉर्म में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। इसी वीडियो के साथ ही मैंने आपको नोट्स मेकिंग का भी एक तरीका बता दिया है कि ये जो दिखाने का मेरा पूरा मकसद यही था कि नोट्स को मैं इस हिसाब से रखता हूँ, नोट्स को मैं इस हिसाब से बनाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड लिख करके सारी की सारी टॉपिक वहाँ पर लिख करके जाता हूँ। आई होप अब आप लोगों के मन में वॉइस रॉय को लेकर के, गवर्नर जनरल को लेकर के कोई सा भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट करिएगा। बेशक कमेंट सेक्शन को पूरा का पूरा भर दीजिए ताकि मैं वीडियोस लेकर के आता रहूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक छोटी से छोटी गलती भी आप लोगों को, जो आपका सपना है एक बड़ा सा, वो आप तोड़ने में, आप लोगों को लॉस कराने में एक योगदान दे। तो यही सारी चीज़ों को समझते जाइएगा, चीज़ें कितनी ही आसानी से चल रही हैं। आराम से सिस्टमेटिक वे में पढ़ते रहिएगा। नेगेटिव लोगों के बारे में मैं हर बार कहता हूं और इस बार भी कहूंगा, उन लोगों से बच के रहिएगा, दूर रहिएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप लाल बत्ती पर बैठें। तो चलिए फिर अब वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बार बार रिवाइज करना हो तो वीडियोस बार बार देखते जाइए, नोट्स बनाइए, चीज़ें मेरे से पूछते जाइए। तैयारी करना कैसे करना, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत आता है, चाहे वो रेलिवेंट हो चाहे इररेलेवेंट हो, उसको सिर्फ और सिर्फ कमेंट में डाल दीजिएगा। चीज़ें किस हिसाब से कैसे लेकर के जाना है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और ओवरऑल यही कहूँगा, जब सूरज हो साथ तब डरने की नहीं है कोई बात। तो चलिए फिर अपना तब तक ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद।